प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास पुरुलिया, पश्चिम बंगाल से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले बात यह है कि आप चाहे जैसे जीवन जी रहे हैं, मैं ये बात हर बार कहता हूँ और आप लोगों को इस वजह से बताना पड़ता है या बताना चाहता हूँ ताकि आप ये जो हमारा शास्त्र है जैसे ज्योतिष, इसके प्रति आपकी आस्था कम ना हो। हम उपचार करते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिषी हमें उपाय बताता है और वो उपाय काम नहीं करता, फिर हम ये बोल देते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता। क्योंकि उपाय काम नहीं किया, इस वजह से ज्योतिष भी नहीं होता। पर बात प्रमुखतया सिद्धांत के आधार पर अगर ये समझें कि ज्योतिष के उपाय अगर काम नहीं कर रहे, इसमें ज्योतिषी का कोई दोष नहीं है और ना तो ज्योतिष शास्त्र का। ऐसा नहीं है कि आपके समस्या का हल अगर ज्योतिष शास्त्र में बताया गया और उससे आपकी समस्या का हल नहीं निकला तो आप इस विद्या पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें। इससे इस विद्या को जरा भी नुकसान नहीं हो सकता है। पर हाँ, निसंदेह अगर आप इस विद्या पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो आपके पास समाधान भी नहीं होता है। आपके पास फिर आपने अपनी समस्या के हल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा दरवाजा बंद कर दिया। इस वजह से कि हमारी समस्या का हल नहीं हुआ, इस कारण से हम अपने पूर्वजों के इस विद्या से प्रश्न लगा दें या फिर इस पे विश्वास कम कर दें या फिर हम नास्तिक हो जाएं या फिर हम अपने धर्म से च्युत हो जाएं, अलग हो जाएं, शास्त्र से अलग हो जाएं। ये सही नहीं है। हम निश्चित रूप से उसमें अध्ययन और ज़्यादा करेंगे, है ना। जिस तरीके से विज्ञान नित्य प्रति नए नए रिसर्च कर रहा है, तभी तो आप और हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आप मुझे देख रहे हैं। साधन और संसाधन तभी व्यक्ति के बढ़ते हैं जब उसमें वो निरंतर अपनी प्रगति प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो। आपने इच्छाएं बंद कर दी। ज्योतिष में रिसर्च आजकल नहीं होते। रिसर्च क्या होता है? सिर्फ इतना कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी टाइटल लगा दिया, कुछ भी थंबनेल लिख दिया। अब रिसर्च की सीमा इतनी ही हो गई है। कुछ भी अलग से जोड़ दिया, बेतुकी बकवास बातें ज़्यादा होने लगी हैं। शास्त्र इसमें से कहीं ना कहीं गायब हो गया। मूल बातें जो हमारे आचार्यों ने लिखी थी वो कहीं ना कहीं लुप्त होते गए। परंपरा से जो आचार्य की बातें होती थी वो हम तक आते आते बिल्कुल ही लुप्त हो गई, शांत हो गई, मृतप्राय हो गई। जैसे कोई ग्रह मृतप्राय हो जाता है। पर बात यह है कि इस विद्या को जरा भी नुकसान आपके मानने और ना मानने से नहीं होता है। जिस तरीके से हमारे धर्म को मानने और ना मानने से आपका ही नुकसान होता है, धर्म का कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि जैसे ही आपके जीवन से धर्म गायब होता है, परंपराएं गायब होती हैं, सभ्यता आप भुला गए, संस्कृति को त्याग दिया, है ना, बड़ों का आशीर्वाद त्याग दिया, तो उससे आपका ही नुकसान है। उससे उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं है। माता पिता को आपने त्याग दिया, माता पिता को क्या नुकसान है? उल्टे आपके ऊपर आशीर्वाद और आशीर्वाद देने वाले लोगों की कमी हो गई। अब आपके बारे में कोई योग और क्षेम वहन नहीं करेगा। कोई आपको पूछेगा नहीं कि कैसे हैं शर्मा जी, कैसे हैं वर्मा जी, है ना। आपके बारे में वो जैसे कहते हैं ना, समाज बदल गया। माता पिता नहीं बदलते, गुरु नहीं बदलते। ज्योतिषी, माता पिता और गुरु अलग नहीं होते, ये सब एक ही होते हैं। अगर सच्चा ज्योतिषी है तो वो आपसे आपकी प्रतिभा को और आगे बढ़ाने की बात करेगा, है ना। आपको सकारात्मक तरीके से किसी भी विषय को देखने का नया दृष्टिकोण देगा। वो आपको हतोत्साहित नहीं करेगा। दूसरा, ये जो ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला मर्मज्ञ, इसे दैवज्ञ कहा गया। यहाँ पे कम विषय के जानकार के साथ, अगर आपके पास जानकारी कम है और आप अगर किसी की कुंडली पे बातें कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बात आप बोल रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप नक्षत्र सूची की श्रेणी में आ गए। संपूर्णतया सम्यक ज्ञान मुझे भी नहीं है, मुझे भी अधिकार नहीं है। पर हाँ, एक बात जो आपको पक्के तौर पे समझ लेनी होगी कि आपके अंदर उस विषय को आगे ले जाने की कितनी क्षमता है। आप किसी को कितना अच्छा देना चाहते हैं, ये गुणदोष आपके अंदर रखना होगा। और दूसरा कि आप उस व्यक्ति से धन लाभ तो चलो एक अलग बात है
क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, संख्या जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आप ज़्यादा लेते हैं लोगों से, आपकी फ़ी ज़्यादा बढ़ती जाती है। पर उतना ही ज़्यादा आपके अंदर विनय संपन्नता भी आती है और आनी चाहिए। अगर वो नहीं है, आप गर्व से चूर हो रहे हैं, मंथन अपना नहीं किया, अपने ऊपर रिसर्च नहीं किया, अपना त्याग बल समाप्त कर दिया, तो फिर आपके फलादेश गलत होने लगते हैं और फिर प्रभाव गड़बड़ होने लगता है। तो ये यहाँ पे आपको हर तरीके से, जहाँ जैसे क्या कहा कि चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों में सबसे ज़्यादा संभल करके अगर किसी वर्ण को चलने की आवश्यकता है या चलना है तो वो ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण ने अपना धर्म त्याग किया तो सबसे ज़्यादा नुकसान समाज का हुआ है। अगर ब्राह्मण आज व्यवस्थित हो जाएं तो सारे बिल्कुल फिर से वापस वही व्यवस्थित हो जाए, तो व्यवस्था यहाँ गड़बड़ है। वैसे ही ज्योतिष में ज्योतिषी फलादेश करेगा और उसके फलादेश सत्य सिद्ध तभी होंगे जब उस ज्योतिषी के अंदर त्याग, तपस्या, ब्रह्मचर्य और विभिन्न प्रकार के बल के अंतर्निहित उसमें होने ही चाहिए। नहीं है तो आपके फलादेश में बल नहीं होगा, आत्मविश्वास की कमी होगी, काम नुकसान में जाएगा। तो यहाँ पे इतनी सारी बातें हैं। अब ये कलयुग का असर है, इस वजह से कई बार होता है कि अच्छी चीज़ें लोगों के पास पहुँचती नहीं है, या कलयुग का असर है इस वजह से अच्छी चीज़ें लोगों के कान और नाक, आँख, मुँह तक जाती नहीं है। तो इस वजह से अब प्रचार का ज़माना है, तो जितना ज़्यादा प्रचार उतनी ज़्यादा पहुँच, प्रचार नहीं तो पहुँच नहीं। 5 मिनट 7 मिनट तो इसमें ही चला गया, पर ये बात बहुत आवश्यक होती है, इस वजह से आप लोगों को बता देता हूँ। आइए अब इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, जन्म हुआ है जातक का श्रावण माह में, और जरा ध्यान से देखिए तो श्रावण माह में जल वर्षा, जल की अधिकता, आसमान से जल बरसता है और भूमि की उत्पादक क्षमता को सींचता है। इस वजह से जो व्यक्ति श्रावण माह में जन्मा होता है उसके दिमाग की उपज यानी कि उत्पादक शक्ति अच्छी होती है या तीव्र होती है, और दिमाग की उत्पादक शक्ति तीव्र होने के कारण उस व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनने लगते हैं, और उस प्रश्न को जानने के लिए वो दर दर भटकता भी है। कई बार उस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए तपस्या भी करता है, त्याग भी करता है, धोखा भी हो जाता है उसके साथ। ऐसी चीज़ें होती हैं। वर्षा ऋतु पे मैंने बात कही, उत्पादक शक्ति ज़्यादा है और शुक्रवार को जन्मे हैं। वार के अधिपति ही लग्नेश होते हैं, लग्न के अधिपति शुक्र, क्योंकि तुला राशि है और उनकी मूल त्रिकोण राशि है, और बैठे कहाँ हैं? एकादशवें भाव में। किसके साथ? तो सूर्य के साथ बैठे हैं, और 3 अंश के बैठे हैं, 2 अंश के सूर्य हैं, अस्त हो जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि शुक्र यहाँ वक्री भी हैं और अस्त भी हैं। तो अगर ग्रह वक्री भी हुआ और अस्त भी हो गया तो एक तो टेढ़ा, ऊपर से वक्र, ऊपर से अस्त, तो 2-3 चीज़ें एक साथ ही घटित हो रही हैं। दूसरा कि लग्न के अधिपति एकादशवें भाव में नीचे की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस पे एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है जो मैं पंचांग में ही बता देता हूँ। ग्रह अगर अपनी जन्म कुंडली में, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का बैठा, और शुक्र जैसे मान लीजिए उच्च के होते हैं मीन राशि में, तो उच्च की राशि को जैसे वो पार करता है, वृष में आए, अपनी राशि में आ गए, फिर मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यहाँ तक आते आते, मतलब मीन तक आते आते, जैसे अगर तुला राशि में आ गए तो तुला के बाद वो जैसे जैसे बढ़ते हैं बलवान होते जाते हैं, और मीन से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वो कमज़ोर होते जाते हैं। कब तक? जब तक वो वापस अपनी राशि को प्राप्त ना कर लें। बड़ी गहरी बात है, मैं फिर से समझाता हूँ। ये सिद्धांत प्रत्येक ग्रह पे लागू होता है। जैसे उदाहरण देते हैं गुरु को, जैसे मान लीजिए गुरु अगर कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो कर्क राशि से उच्च के हो गए, और जैसे आगे बढ़े फिर ये कमज़ोर होते गए। सिंह राशि तक मजबूती बनी रही, कन्या में आ गए कमज़ोर, तुला में शत्रु, वृश्चिक में रोग आ गया, फिर वापस अपनी राशि को आ गए, फिर यहाँ आकर के नीच के हो गए। मतलब जब तक वो उच्च की स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे, थोड़ी बड़ी मतलब अपनी राशि को पार कर गए तो फिर मजबूत हो गए, वापस फिर नीच के हो गए, फिर यहाँ पे थोड़ी नीचता बनी रही, फिर यहाँ पे वापस उनको बल की प्राप्ति हो गई। तो वैसे शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन ये बढ़ते 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 कमज़ोर होते होते कन्या राशि तक कमज़ोर रहेंगे। इस वजह से कि ग्रह अगर अपने नीच की राशि की तरफ बढ़ रहा है और लगातार वो नीच की राशि की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि उसके निकट आ गया, एकदम निकट आ गया ना जी कन्या राशि में, तो यहाँ पे इस वजह से शुक्रदेव सिद्धांत यहाँ दूसरा आप क्या लागू होगा कि लग्न का अधिपति अगर कोई भी ग्रह बनता हो जो कि गुरु को छोड़ करके हो, गुरु अगर लग्नेश बनते हैं और गुरु को छोड़ करके बाकी कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली का लग्नेश बनता है
और अगर वो एकादशवें भाव में बैठ रहा है तो ये लाभ देता है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। आपके अंदर मतलब आगे बढ़ने का जो आग अग्नि है वो जला करके रखता है। पर बात क्या है कि तुला राशि की कुंडली बनी, एकादशवें भाव में बैठ गए और नीचाभिलाषी हो गए। तो नीचाभिलाषी जो ग्रह होता है वो नीच के ही सदृश परिणाम करने लगता है। इस वजह से हमें यहाँ वार के अधिपति को बलवान बनाने के लिए देवी कवच का पाठ हो जाए, देवी मैया की उपासना हो जाए, नित्य मंदिर का दर्शन हो जाए, चांदी का दान हो जाए, ब्राह्मणों की सेवा हो जाए, गौ माता की सेवा हो जाए, सूर्य को अर्घ हो जाए, आलस्य से ऊपर उठ जाना, बिस्तर में पड़े न रहना, उद्यम करना, ये सब करना होगा। इससे शुक्र, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब शुक्र को बलवान बनाएगा। तो ये आपकी कुंडली के बारे से। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बात कही वार के अधिपति के ऊपर थोड़ी चर्चा हो गई। शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, चंद्रमा कहाँ है? जन्म कुंडली में 4 घर आगे पीछे। अब यहाँ पे एक सिद्धांत क्या है कि अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से आमने सामने हो या चौथे 10वें हो तो कई बार व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी या कई बार उसके पास जो रिसोर्स है उसका वो 100% इस्तेमाल नहीं कर पाता। साधन और संसाधन दोनों का उसके जीवन में थोड़ा पृथक पृथक भाव देखने को मिलता है। मतलब ये होगा कि ऐसी अवस्था में कई बार पैतृक संपत्ति से लाभ, कई बार आपकी एनर्जी का समुचित लाभ आप नहीं ले पा रहे, कई बार जितना आपको पराक्रम करना चाहिए आपसे उतना होता नहीं है, या हम जितने बुद्धिमान हैं हम अपनी बुद्धिमानी का जो परिचय है वो समाज को अपने परिणाम से नहीं दे पाते क्योंकि वो अटक जाता है। दूसरा कि अगर चंद्रमा और सूर्य दोनों एक दूसरे से चौथे 10वें होते हैं तो वाणी का दोष भी कहीं ना कहीं दिखने लगता है। मतलब चौथे 10वें 1 2 3 4 तो शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा हैं तो शुभग, पर क्या है कि उनके ठीक पीछे मंगल बैठ गए, उनके ऊपर चले गए राहु और चंद्रमा से ठीक केंद्र में सूर्य आ गए और चंद्रमा से 6 घर आगे गुरु आ गए। तो वाणी जो होगी वो परिपक्व नहीं होगी, अटकेगा, रुक रुक करके बोलेगा। और दूसरा कि अब यहाँ पे द्वितीय भाव के चंद्रमा ये इतना सुंदर बना देते हैं कि व्यक्ति के ऊपर कोई भी मोहित हो जाता है और बहुत सामान्य बात है कि द्वितीय भाव के चंद्रमा व्यक्ति को सुंदर बना देते हैं। तीसरी बात कि इस चंद्रमा के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है तो ये कहीं ना कहीं एक पक्ष को कमजोर कर देता है। हालांकि मैंने इस पे भी कार्यक्रम बनाया था कि जन्म कुंडली के लग्न द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम इन भावों में चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर होने के बावजूद भी उत्तम परिणाम करने वाले होते हैं, जबकि अगर ये पक्ष बल से मजबूत हो तब तो बात और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो कहने का अर्थ मेरा ये भी होगा कि द्वितीय भाव में चंद्रमा है पर कमजोरी क्या हो गई कि सूर्य से केंद्र में हो गए, और कमजोरी क्या होगी कि गुरु के साथ वो शकट दोष में चले गए, और कमजोरी क्या होगी कि वो राहु और केतु के प्रभाव में आ गए। तो इस हिसाब से व्यक्ति के जीवन का जो निरंतर होना है उसका जो परिणाम है वो उससे छटक रहा है, दूर जा रहा है, विकल होगा वो परिणाम की चिंता से। उसकी चिंता ये रहेगी कि धन कैसे कमाया जाए, चीज़ें कैसे रेगुलराइज की जाए, संबंध कैसे बिल्कुल ही साफ और स्पष्ट रखे जाएं, व्यवहार कितना अनुकूल रखा जाए, है ना, धन कैसे बचाया जाए, निर्णय कैसे सही लिया जाए। ये जो सारी चीज़ें एक मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी आवश्यक होती हैं, इन सभी चीज़ों में उस व्यक्ति को कमजोरी होगी। हालांकि यहाँ पे अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है और शनि इस कुंडली में, शनि और गुरु जब एक साथ बैठते हैं तो शनि का बल बढ़ता है। पर यह सिद्धांत दूसरा भी है कि चूंकि गुरु यहाँ पे जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति उनका मित्र होता है और वो उन्हें देख भी रहा है, इस वजह से गुरु और शनि में। पर फिर भी यहाँ चूंकि गुरु जब कभी भी किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उसके कारक क्षेत्रों को थोड़ी कमजोरी देते हैं। इस आधार पर शनि जिन जिन विषयों के कारक होते हैं, आयु के कारक होते हैं, है ना, दुख के कारक होते हैं, उसके बाद न्याय के कारक होते हैं, धर्म पालन के कारक होते हैं, धर्म के नहीं, धर्म गुरु से, धर्म पालन शनि से। ये ज्योतिष बड़ा सूक्ष्म है। आप एक ही शब्द का जब विस्तार कर देते हैं तो जो मूल है वो किसी एक ग्रह के अंतर्गत आ जाता है, और जो उसका आप अन्वय करते हैं और जब उसको आप एक्सप्लेन करते हैं तो वो किसी दूसरे के अंतर्गत आ जाता है। तो धर्म गुरु से और धर्म पालन शनि से, तो यहाँ पे इसमें गड़बड़ी होगी।
और लग्न पे शनि का प्रभाव है। तुला लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव योग कारक होते हैं, पंचम और चतुर्थ के अधिपति होते हैं। संपूर्णतया उनके पास सारा बल होता है कुंडली का, और इस वजह से कि जब जन्म कुंडली के पंचमेश और चतुर्थेश होकर के वो लग्न को देखेंगे, और जरा ध्यान देखिए तो तुला लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पापी ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि वो तृतीयेश और षष्ठेश हो जाते हैं। लेकिन चूंकि वो चतुर्थ और पंचम दो भावों के कारक भी होते हैं, इस वजह से गुरु यहाँ शनि को बल देंगे, ना कि घटाएंगे। अगर गुरु जन्म कुंडली में चतुर्थ और पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठ रहे हैं तो वो संपूर्ण परिणाम उसको मिल जाएगा। लेकिन अब एक सिद्धांत यहाँ और है, ज्योतिष में एक एक पग पे एक एक सिद्धांत है, आपको ऑन टिप वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी भी भाव पे या भाव से गुरु और शनि का संबंध बन जाए तो उस व्यक्ति को उस भाव का परिणाम कमज़ोर मिलने लगता है या देर मिलने लगता है, देर से। अब ये देर क्यों होती है भाई? देर इसलिए होती है क्योंकि गुरु और शनि दोनों बृहद आकार के ग्रह हैं और ये धीरे धीरे चलने वाले ग्रह होते हैं। तो ये जहाँ कहीं भी देखते हैं उसमें एक विलंब की स्थिति दे देते हैं। विलंब सिर्फ शनि ही नहीं कराते, अपितु गुरु ही कराते हैं, गुरु भी कराते हैं। और बल्कि ये बात कहें कि आकार के रूप में तो ये दोनों ग्रह इतने बृहद हैं कि जिस भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव के प्रभाव को बिल्कुल ही दूर लेके चले जाते हैं। अब आपके जीवन में ही ये शब्द जुड़ जाता है, इंतजार करो, पेशेंस रखना होगा। और दूसरा, लग्न पे जरा देखिए तो कौन बैठा है? मंगल। तो व्यक्तित्व में तेजी जुड़ गई क्योंकि मंगल लग्न में बैठ गए। और विलंब कौन कर रहे हैं? गुरु और शनि। तो केंद्र पे किसका असर ज़्यादा हो गया? शनि का असर ज़्यादा हो गया, मंगल का असर ज़्यादा हो गया, राहु का असर ज़्यादा हो गया, केतु का प्रभाव आ गया। क्योंकि लग्न से केतु केंद्र में भी तो है ना, लग्न से केंद्र में भी तो है। चतुर्थ स्थान पे मंगल की चौथी, शनि की 10वीं, राहु की 7वीं, सारे के सारे ग्रहों की दृष्टि ही चतुर्थ भाव पे आ गई। तो एक तरफ मन जो है वो विकल इस बात को लेकर के है कि मुझे परिणाम मेरा जल्दी क्यों नहीं मिलता है, और दरअसल आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि विलंब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो गुरु और शनि करा रहे हैं। इसी भटकाव को दूर करने के लिए, और यही प्रश्न आपको ताने बाने में उलझाता है और आप कई ज्योतिषियों के पास जाते हैं। मैं ये सामान्य बात कह रहा हूँ, हो सकता है कि ये बात मैं इनके लिए नहीं कह रहा, पर ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप अपनी कुंडली का एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, उसे समझेंगे नहीं, तब तक ये भटकाव जारी रहता है, तब तक ये आपको भटकाता है। और एक ने कुछ और कहा, दूसरे दरवाजे पे आप गए तो आपको गुरु और शनि को अलग तरीके से परिभाषित कर दिया गया, तीसरे दरवाजे पे गए तो उनको अच्छा बता दिया गया। पर मूल जो सिद्धांत होते हैं उसे तो कोई झुठला नहीं सकता है। ये तो बेसिक सिद्धांत है भाई कि जो ग्रह गंभीर है, जो गंभीर धीरे धीरे घूम रहा है, तो उसकी परछाई भी धीरे धीरे हटेगी आपके ऊपर से। अब सामान्य बात है कि अगर एक ऐसा ग्रह या ऐसा पिंड, इसे आप कहें, वो बहुत ही धीरे धीरे चलता है, और अगर वो आपकी कुंडली का रोगेश है, अगर वो आपकी कुंडली का तृतीयेश है, तो वो धीरे धीरे मतलब मेहनत ज़्यादा करवाएगा, वो आपके पेशेंस लेवल को बिल्कुल एकदम चकनाचूर कर दे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं और हम इस बात को समझ नहीं पाते। हमें ये लगता है कि गुरु देख रहे हैं, हमें ये लगता है कि योग कारक ग्रह देख रहा है, हमें ये लगता है कि मेरे तो कुंडली के लग्न में मंगल बैठे हैं। पर बात यह है कि वो कौन होते हैं? लग्नेश होने के साथ, सप्तमेश होने के साथ द्वितीयेश भी होते हैं, राहु और केतु के केंद्र में हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप अपनी कुंडली को, यज्ञ दान पूजा पाठ करने से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पर सारे समाधान एक तरफ और कुंडली का समझना एक तरफ। जब तक आप उसे समझते नहीं हैं, बेचैन ही रहते। ये आपकी कुंडली का पंचांग है। अनुराधा नक्षत्र है, इस वजह से मैं ये बात कहूँगा, ये वस्तुतः शनि का नक्षत्र होता है, पर इस नक्षत्र में शनि के इस नक्षत्र से चंद्रमा को कोई दोष नहीं लगता है। पर फिर भी यहाँ पे गुलाब के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करिए, और साथ ही साथ अगर बात बन पड़े तो ओम मित्राय नमः इस मंत्र का जप करें। मित्राय नमः का मतलब मित्र का नहीं जप करना है, इसके देवता हैं, अधिमित्र नाम के देवता इस नक्षत्र के अधिपति होते हैं। वैसे तो ये नक्षत्र शनिदेव का है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं या इसका जो आधिपत्य है वो अधिमित्र नाम के देवता के पास है। इस वजह से इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए, ओम मित्राय नमः। दूसरा, इस दोष से कि प्रत्येक नक्षत्र का अपना एक दोष होता है, प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे होने से जातक को कोई ना कोई दोष है, पर यहाँ पे इस नक्षत्र का कोई दोष नहीं होता, इस हिसाब से आप बच गए हैं। पर फिर भी चूंकि केंद्र के चतुर्थ भाव पे शनि मंगल राहु केतु जैसे पाप ग्रह का प्रभाव है और वो अपना प्रभाव डाल रहे हैं,
इस वजह से नवग्रह कवच धारण करना चाहिए। अगर हो सके तो देवी सूक्त का पाठ करें, देवी कवच का पाठ करें। जितना ज़्यादा हो सके ब्राह्मण और गायों से माता पिता की सेवा के प्रति तत्पर हों। चांदी का इस्तेमाल करें, चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल, चांदी का दान, शंख का दान करें, मोती का दान करें, आदि आदि चीज़ें कर सकते हैं। तो ये आपकी कुंडली का पंचांग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण वर्ण होगा, देवगण होगा, इस वजह से दाम्पत्य तो लगभग इस कुंडली का ठीक रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रजस तत्व की प्रधानता वाली कुंडली ये नहीं है, ये सात्विक प्रवृत्ति वाली कुंडली है, जहाँ जियो और जीने दो का सिद्धांत लागू होता है। उसी सिद्धांत को व्यक्ति फॉलो करता है और उसी क्षेत्र को आगे लेके जाता है। तो ये आपकी कुंडली में ऐसे है। अब मैं एक बार आपकी कुंडली पे ये बता देता हूँ कि कौन से ग्रह कहाँ कितने अंशों पे बैठे हैं और किस नक्षत्र में बैठे हैं। बस सिंपल खाली ये बता दूंगा, उसके बाद फिर आगे विश्लेषण पे ध्यान लेके आएंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये बात इतनी बता दी। अब 2 मिनट तक के लिए विचार करते हैं। लग्न का मान 16 अंश का बना है और लग्न का मान 16 अंश स्वाति नक्षत्र का लग्न बनेगा। लग्न में मंगल बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए सप्तम और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और शनि से दृष्ट हैं, राहु केतु के केंद्र में है। तो सामान्यतया मंगल यहाँ मारक भी होंगे क्योंकि शनि का प्रभाव है, पापक ग्रहों के मध्य में है, इस वजह से यहाँ वो मारक बनेंगे। मतलब हमें थोड़ी बहुत सावधानी भी बरतनी होगी। उसके बाद अगर विचार करते हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। चंद्रमा बैठे हैं 15 अंश पे 26 कला के साथ अनुराधा नक्षत्र में और ठीक बैठे हैं। वृश्चिक राशि के हैं। अगर वो नीच के भी होंगे तो उनका नीच भंग मंगल करेंगे। और सामान्यतः गुरु भी केंद्र में बैठे हैं तो किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यस्य केंद्र बृहस्पति। केंद्र में गुरु के बैठ जाने से बहुत सारे दोषों का शमन तो वैसे भी हो जाता है। तृतीय भाव के अधिपति का पंचम भाव अपने भाव से 5 घर आगे बैठना बहुत अच्छा होगा। त्रिकोण में अपने भाव से बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं जो इस कुंडली के चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं। अब यहाँ एक सिद्धांत है, किसी भी बुरे भाव का स्वामी, मतलब तीसरा, छठा, 8वां, 11वां और 12वां, इस भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह के साथ युति में जाता हो और केंद्र में जाता हो तो वो उसके स्पर्श मात्र से गुरु के अंदर जो कमजोर प्रभाव था, जो वो निगेटिव थे, पापी थे, रोगेश थे, तो शनि जैसे योग कारक ग्रह से शनि का बल तो गुरु से बढ़ता ही है, पर वापस गुरु का जो नकारात्मक प्रभाव था वो भी कम हो जाएगा। तो घुमा फिरा करके अगर आप इसको समझ रहे हैं तो गुरु भी आपके अनुकूल हो गए, क्योंकि सिद्धांत बड़ा ही मजबूत है कि योग कारक ग्रह से जन्म कुंडली के बुरे भाव के स्वामी भी युति में होकर के केंद्र में बैठते हों तो निश्चित रूप से वो अच्छा परिणाम देने वाले हो जाते हैं। हाँ, ये बात भी पक्की है कि ये सप्तम भाव है, इस वजह से ये सप्तम भाव में शनिदेव, या सिद्धांतकार क्या लिखते हैं कि सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम। सप्तम स्थान मारक होता है और उससे ज्यादा मारक द्वितीय भाव होता है, पर चंद्रमा और सूर्य प्रबल मारक बनते नहीं हैं, इस वजह से वो मात्र सहायक मारक बनते हैं। तो मारक कौन बनेंगे? गुरु बनेंगे। मारक कौन बनेंगे? शनि बनेंगे। और मारक कौन बनेंगे? मंगल बनेंगे। तो प्रधान मारक बनेंगे देवगुरु बृहस्पति, दूसरे नंबर पे शनि। अब इसमें भी एक सिद्धांत और यहाँ पे लागू होगा। क्या होगा कि शनि देव अगर किसी भी अच्छे भाव के स्वामी के साथ संबंध न करते हो या किसी भी तरीके से अगर वो आपकी कुंडली में मारक ग्रह से युति करते हो या पापक ग्रह से युति करते हो तो कई बार वो नुकसान देने वाले प्रधान ग्रह बन जाते हैं। मतलब क्या है कि हमें शनि और गुरु की दशा में अत्यंत सावधानी से, उस समय की दशा में निर्णय सावधानी से लेने की आवश्यकता होगी। थोड़ा भी चूक हुआ, थोड़ी भी चूक हुई तो रेल पटरी से बाहर, ऐसा ना हो। इस वजह से ये दोनों ही ग्रह आपको आश्वस्त नहीं होने देंगे, तो हमें वहाँ पे सावधान होना होगा। कोई भी निर्णय लेंगे हम बहुत सरलता से नहीं लेंगे, थोड़े बहुत उस पर ठोक पीट लेंगे, तब जा करके उस पर कोई निर्णय लेंगे। दूसरा कि सप्तम भाव में बैठे होने से और नीच के बैठे हैं, मंगल का प्रभाव है, गुरु के प्रभाव में है जो कि रोगेश हैं, इस वजह से कई बार पेट से संबंधित समस्या भी ये दोनों ग्रह देंगे, क्योंकि गुरु और केतु का प्रभाव भी केंद्र में है। इस वजह से माता को बीमार बनाएंगे, माता से चल रही आ रही बीमारी आपको लगेगी और आपके आने से पिता के प्रभावों में वृद्धि होगी, पिता के साथ न्याय बढ़ेगा, पिता के भाग्य में लाभ बढ़ेगा, पिता का प्रभाव बढ़ता है। चतुर्थ भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव को देखना और ऊपर से मंगल की उच्च दृष्टि प्राप्त हो रही है। चतुर्थ भाव के स्वामी का घूम करके चतुर्थ भाव को देखना, मंगल की दृष्टि है, बुध जैसे भाग्य भाव के स्वामी भी देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि अच्छे भाव का स्वामी अगर अच्छे भाव को देख रहा है तो व्यक्ति माता और पिता के सेवा को लेकर के एक अच्छा नेचर रखता है,
उनकी सेवा को लेकर के अच्छा भाव रखता है और साथ ही साथ धन मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भी होगा और एक से अधिक बहुवचन में भवन और भूमि का सुख प्राप्त करने वाला भी होता है। चतुर्थ भाव में केतु बैठे हैं, 19 अंश के श्रवण नक्षत्र में जाएंगे, इस वजह से वहां पे माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको सता सकती है। जबकि पंचम भाव के स्वामी होकर के अपने भाव से तीसरे घर में बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में प्रेम, दया, सहिष्णुता, न्याय, धर्म, दर्शन और अच्छा दृष्टिकोण जरूर शामिल होगा। क्योंकि पंचमेश अगर लग्न को देख लेते हैं तो व्यक्ति को कृतज्ञ बनाते हैं, विवेकी बनाते हैं। छठवें भाव के स्वामी का सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देखना नौकरी करने वाला और पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने वाला बनाते हैं। पर यहाँ पे नौकरी सबसे ज्यादा अच्छी बात रहेगी कि आप नौकरी करें। दूसरे नंबर पे व्यापार को आप लगा सकते हैं, पर यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह रहेगी कि आप नौकरी करें। दिमाग ज़्यादा न लगाएं क्योंकि बुध राहु के साथ शत्रु की राशि में बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं उस भाव का अधिपति नीच का हो रहा है। इस वजह से बहुत ज़्यादा करियर को लेकर के उधेड़-बुन में न रहें। जो सामने मिल रहा है उसको स्वीकार करें और जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत ज़्यादा समय आप बिस्तर पे बैठे-बैठे सोच करके नहीं बिता सकते, क्योंकि दशम स्थान में जब बुध और राहु बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को हमेशा सोचने वाला बना देते हैं। वो करेगा कम, सोचेगा ज़्यादा, ज़्यादा करेगा कम, सोचेगा ज़्यादा। वो सिर्फ बिस्तर पे बैठ करके ही बहुत सारी चीज़ें ख़्याली पुलाव पका जाता है और तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा उसके करियर को लेकर के, उसकी सामाजिकता को लेकर के, उसके आत्मविश्वास को लेकर के, उसकी गणना को लेकर के उसका दिमाग स्वतः उसको संशय में डालता रहता है। ये बात रही छठवें भाव के स्वामी की। छठवें भाव के स्वामी शनि के साथ बैठे हैं तो वात रोग देंगे और विशेषतया तो कई बार ये आपको बहुत ज़्यादा आलसी भी बना देते हैं। इस वजह से भी कई बार काम आपका रुक जाता है। सप्तम भाव के स्वामी का सप्तम भाव को देखना ये अच्छी बात है, पर लग्न में बैठकर देखना, विवाहोपरांत भी कई बार व्यक्ति के संबंध दूसरे महिलाओं से या पुरुषों से होते देखे गए हैं। कई बार व्यक्ति ऐसी चीजें समाज में, लोगों में, परिवार में ऐसा करता हुआ देख जाता है जिससे परिवार के लोगों को संदेह व्याप्त हो जाए, है ना। जैसे क्या हुआ कि जब राजा दशरथ के पास विश्वामित्र जी आते हैं, वशिष्ठ जी भी बैठे हैं, विश्वामित्र जी भी आते हैं, तो राजा दशरथ के मन में ना एक बड़ा ऐसा सवाल उठता है। बड़े प्रसन्न हैं, हर्षित भी हैं, सेवा की, पूजा किया, अर्घ दिया, आज सब चीज़ किया, पर उनके मन में एक प्रश्न था, ये क्यों आए हैं? ये क्यों आए हैं? कुछ तो कारण है, अकारण तो ये आ नहीं सकते। और अभी-अभी मेरा बालक मुझे पुत्रवान बनाया है। तो उनके दिमाग में ये बात आ गई, कहीं न कुछ माँगने तो नहीं आ गए? ऐसा भाव, पिता का भाव ऐसा उनके दिमाग में डाल रहा था। तो वैसा ही भाव कई बार यहाँ पे गुरु और शनि देने लगते हैं कि व्यक्ति के पास जब भी कोई चीज़ अमूल्य आ जाए, जैसे उसको लगता है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उस पे वो उसको त्यागना नहीं चाहता है। लेकिन उसको संरक्षित करने के लिए भी कई बार उससे जाने-अनजाने गलतियाँ हो जाती हैं। और तब फिर वशिष्ठ जी को समझाना पड़ता है, नहीं, 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 आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए राजन, ये आपके पुत्र को ले जाएँगे तो उसे बहुत सारे अस्त्र-शस्त्र की विद्या सिखाएँगे। हुँ, और उसे वो इतनी सारी चीज़ें जब तक आपका पुत्र आपके पास आएगा तब तक आपके पास बहुत सारी खुशखबरी मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सूचना के तौर पे मिल जाएँगी जो आपको प्रसन्न कर देंगी। तब भगवान वहाँ पे राजा दशरथ का मोह दूर हुआ है, तब उनका संशय मिटा है। किसके प्रति? महर्षि विश्वामित्र के प्रति, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे आपको कई बार प्रूफ करना पड़ेगा और उस पे लोग संदेह कर जाएँगे। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपके प्रति लोगों का संदेह बरकरार रहे या बढ़ता जाए। गुरु वहाँ 11 अंश के बैठे हैं और शनि वहाँ 23 अंश के बैठे हैं। आत्मकारक ग्रह के रूप में इस कुंडली में जो ग्रह बना है, वो बना है जन्म कुंडली में मंगल बनेंगे 27 अंश के। नवांश चक्र में वो मिथुन राशि में निर्णय गलत देने वाला बना रहे हैं, जबकि दशमांशा चक्र में संपूर्णतया नीच के हो गए हैं। इस वजह से कोई भी निर्णय लेना हो मंगल की दशा में, शनि की दशा में और केतु की दशा में बहुत सावधान होकर के, सतर्क होकर के। ये कुंडली अगर कुछ गलती करेगी तो गड़बड़ निर्णय करेगी। विवाह को लेकर के भी ये निर्णय गलत हो सकता है। इस वजह से बहुत सतर्क होकर के, सावधान होकर के ही कोई किसी भी परिणाम तक पहुंचा जाए। तो ये गुरु बैठे हैं 11 अंश के, शनि बैठे हैं अमात्य कारक हो गए 23 अंश के। बैठे हैं गुरु अश्विनी नक्षत्र में, इस वजह से व्यक्ति को अनुभवी बनाएंगे, और बैठे हैं शनि भरणी नक्षत्र के, इस वजह से व्यक्ति को धनी बनाएंगे। तो अनुभव भी आ गया और धन भी आ गया। ये दोनों ग्रह देने वाले हैं, पर धैर्य रखेंगे तो थोड़ी भी विकलता हुई मंगल के कारण तो गड़बड़ी
सामने से दिखने लगेगी। अष्टम भाव के स्वामी का एकादशवें भाव में बैठना, लग्नेश भी होते हैं, एकादशवें भाव में बैठे हैं तो कभी कभी संशय देंगे, ये कई बार धन हानि भी कराएंगे। अगर वो अस्त और वक्री नहीं होते तो अच्छे होते, पर चूंकि अस्त भी हैं क्योंकि सूर्य के पास बैठे हैं और वक्री भी हैं, इस वजह से दोषयुक्त हो रहे हैं। मतलब ये होगा कि हमें शुक्र की दशा में अपने स्वास्थ्य का, अपने चिंतन का, अपने अनुभवों का, अपनी गंभीरता का बहुत सावधानी से फिर से चयन करना होगा, क्योंकि शुक्र भी आपको सतर्क कर रहे हैं। अगर वक्री और अस्त नहीं होते तो बात बड़ी निराली थी, लेकिन वक्री हैं और अस्त हैं, इस वजह से कुछ उनके बुरे परिणाम भी देखने को मिल जाएंगे और वो डेविएशन के साथ परिणाम करेंगे। मतलब वो थोड़े से फ्लक्चुएशन के साथ परिणाम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वक्री हुए हैं और 3 अंश के वक्री हुए हैं, तो ग्रह पीछे भी शिफ्ट करेगा, मतलब दशम स्थान की तरफ भी इनका परिणाम आएगा। तो राहु पहले बैठे और शुक्र भी डेविएट होकर के दशम में आ गए, बुध पहले ही शत्रु के घर में बैठे हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा संशय कहाँ है? व्यक्ति के करियर पे और व्यक्ति के पिता के साथ संबंधों पे। तो यहाँ जो व्यय है और जो उम्र व्यय हो रहा है और फिर भी व्यक्ति को कुछ भी अभी तक हाथ न लगा हो, अगर ऐसा कुछ है तो वो इसी वजह से है, क्योंकि शुक्र, राहु और बुध का संबंध जन्म कुंडली के दशम स्थान से बन रहा है। और अगर आपको अभी तक कुछ मिला है तो उसका कारण क्या है, इसको समझते हैं। ये इसलिए मिला है क्योंकि आपकी जिद, जो मंगल थे वो पूरा कराने की कोशिश करते थे, वो जिद जो एकादशवें भाव में सूर्य बैठे थे, और साथ ही साथ जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के चंद्रमा जो आपको देने की कोशिश कर रहे थे। पर इस कुंडली में अगर कुछ मिला है तो वो सूर्य के कारण, उस सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि के कारण। अगर चारित्रिक बल है तो गुरु और सूर्य के कारण। अगर प्राप्त करने की इच्छा है अपने पराक्रम पे तो वो मंगल के कारण। और जो दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है वो बुध और राहु के कारण। जो आपके जीवन में दृष्टिकोण है, न्याय है, धर्म है, दर्शन है, पुराण है, अर्थ है, शास्त्र है, ज्योतिष है, वो गुरु और शनि के कारण है। जो जिद है और जो अटखेलियाँ करना, कभी कभी बदमाशियाँ कर देना, कभी कभी उल्टे पुल्टे निर्णय ले लेना, कभी कभी कुछ ऐसी गलतियाँ कर देना, वो चंद्रमा और गुरु के संबंध के कारण है। जो धन का व्यय है, गलत निर्णय है, वो चंद्रमा और मंगल के संबंध को लेकर के है। जो अपनी बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल नहीं करना है, वो सूर्य और चंद्रमा के कारण है। और जो दाम्पत्य को लेकर के संशय पैदा करता है, वो शुक्र और चंद्रमा के कारण है। तो ये ग्रहों का संबंध है ऐसा। अष्टम स्थान के बारे में मैंने बात की। नवम भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना, ये सबसे अच्छा संबंध होगा, इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है। और व्यक्ति के पूर्वज ना रहते हैं उसको आशीर्वाद देने के लिए। जब कभी भी नवम भाव का संबंध राहु से हो जाए तो उसके पूर्वज उसके साथ खड़े रहते हैं, या आशीर्वाद के रूप में उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। और कई बार तो अगर वो जीवित हैं तो भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। इसका अर्थ होगा कि जब जन्म कुंडली के नवम भाव का संबंध राहु से होगा तो कभी कभी उच्च शिक्षा में बाधाएं देंगे, और व्यक्ति वो शिक्षा भी प्राप्त करना चाहता है कई बार बिल्कुल ही ट्रैक से, बिल्कुल ही अलग 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 अलग, जहाँ पे उसके आस-पास पड़ोस के लोग कुछ भी ऐसी पढ़ाई न किए हों, व्यक्ति वो भी पढ़ जाता है। कई बार वो ऐसी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है जो आस-पास के लोगों में बिल्कुल ही ना, कई बार उसके पास ऐसे ऐसे छुपे हुए कलाबाजियाँ उसके पास होती हैं जो आस-पास के लोगों में बिल्कुल भी नहीं होता है। दृष्टिकोण है जो बदल रहा है बार-बार, चीज़ें जो बदल रही हैं, जो कंसंट्रेशन है जो वो कभी लूज़ करता है, कभी बिल्कुल कंसंट्रेट है, जो चीज़ें कभी उसको इरेगुलर करती हैं, कभी वो एकदम बिल्कुल रेगुलराइज़ होकर के काम कर रहा है, वो यही जो ये जो जीवन में चल रहा है चक्र, ये राहु और बुध के कारण है। पर ज्योतिष शास्त्र में सबसे अच्छा और उच्चतम सिद्धांत कोई अगर है तो वो ये है कि नवम भाव का संबंध दशम स्थान से हो जाए, क्योंकि त्रिकोण में सबसे बलवान त्रिकोण और केंद्र में सबसे बलवान केंद्र। तो जब कभी भी नवम भाव का संबंध दशम स्थान से होगा तो ये कुंडली को परिपक्व, मजबूत और श्रेष्ठ बना देता है। और ये संबंध मात्र ही जातक को सुनिश्चित करता है कि हाँ मैं हूं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कौन आपको सुनिश्चित कर रहा है? आपके बुद्ध आपको सुनिश्चित कर रहे हैं। हाँ, अगर हम अपने दिमाग में बहुत सारा कुतर्क न डालें तो हमारे बुद्ध हमारे साथ हमारे भाग्य की सुरक्षा करेंगे, जो पितरों के रूप में, हमारे आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ खड़े हैं। क्लियर है? 4 नंबर की राशि में है, 15 हंस के बैठे हैं राहु, वहाँ सामान्यतः मैंने बताया केतु के साथ। तो बुध जो 15 हंस के बैठे हैं, पुष्य नक्षत्र में बहुत अच्छी स्थिति में है। दृश्य क्षेत्र में बुध और सूर्य कभी भी बुरे परिणाम नहीं करते हैं, इस वजह से ये पक्ष अच्छा है और उत्तम है। एकादशवें भाव में शुक्र 3 अंश के हैं, तो मैंने बात कही थी कि वो पीछे जाएंगे, और सूर्य 2 अंश के बैठे हैं, इस वजह से शुक्र को अस्त करेंगे। पर एकादशवें भाव में उच्च के सूर्य हों, स्वग्रही हों, कमजोर हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सूर्य वहां पे देते रहते हैं। तो सूर्य की दशा में आपको अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। वैसे भी वहाँ तत्व के आधार पर भी अपनी राशि में बैठे हैं, अपने भाव को देख रहे हैं, क्योंकि मूलतः तो इनकी राशि यहाँ बनती है। इस हिसाब से सूर्यदेव भी आपकी कुंडली में अच्छे बन गए। और 12वें भाव का स्वामी जब जन्म कुंडली के दशम स्थान में है तो विदेश यात्रा और कई बार व्यय का दबाव, जिम्मेदारियां रहती हैं, और व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कई बार दूसरों के कुछ चक्कर में फंस जाता है। ऐसा न हो, इस वजह से सावधान रहें। किसी दूसरे का लोन आप न चुकाएं,
उसमें हामी ना भरें, बहुत ज़्यादा ब्रिज बनने का काम ना करें कि मतलब मैं हूँ तुम्हें मिला दूंगा तो फिर बीच में जो है वो ऐसा, मतलब दलाली का काम ना करें। जितना ज़्यादा हो सके साफ रखें और बिल्कुल स्पष्ट बातें करें और किसी से बहुत ज़्यादा उधेड़-बुन में अपने आप को ना डालें। उसकी चंगुल से बचने की कोशिश हमेशा ही करनी होगी, जो कोई भी आपको फँसाना या उलझाना चाहते हो। चाहे नया क्यों ना ही वो नया व्यक्ति ही क्यों ना हो। क्लियर है? अब नवमांसा और दशमांसा चक्र पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। अब बात करते हैं नवमांस चक्र पे। नवमांस चक्र में लग्न कुंडली के पंचम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं। केंद्र में 2 शुभ ग्रह यहाँ और 1 शुभ ग्रह यहाँ। यहाँ चंद्रमा 8 नंबर में, यहाँ चंद्रमा 8 नंबर में, यहाँ राहु कर्क राशि में और यहाँ 9 नंबर में जा रहे हैं। अपनी दशा काल में ये मेहनत करवाएंगे। बुध और चंद्रमा आपको सॉफ्ट स्किल देंगे। शुक्र विवाह की सुरक्षा करेंगे। यहाँ पे मंगल और केतु गलत निर्णय करवाएंगे, गलत व्यक्ति से प्रेम या विवाह के पहले विवाह का टूटना। दशमांसा चक्र में लग्न का अधिपति जन्म कुंडली में पंचम भाव में उच्च के मित्र के साथ, यहाँ बहुत अच्छी बात है कि मंगल यहाँ बैठे हैं, कोई खराबी नहीं है क्योंकि पंचम भाव में जो ग्रह बैठा है वो नवम भाव का स्वामी है। चंद्रमा यहाँ स्वतंत्र व्यापार भी करा रहे हैं, नौकरी सबसे ज़्यादा अच्छी है, शिक्षकीय योग लगा हुआ है। यहाँ पे राहु शुक्र के साथ बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति इसकी सुरक्षा पीछे बैठ करके नौकरी का भाव बलवान कर रहे हैं। तो व्यक्ति अपने जीवन में जितनी भी चुनौतियों का सामना कर रहा है उतनी ही ज़्यादा सफलता अर्जित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि नवांश चक्र में बुध चंद्रमा, चंद्रमा वर्गोत्तम। तो सिद्धांतकार लिखते हैं, क्या लिखते हैं? व्योमस्त पाताल विलग्नभानाम वदंती नामानि मुनिन्द्रजाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गोत्तमो तत्स्वनवांसकास्तु। विचार करिए, जन्म कुंडली में ग्रह को पकड़ते हैं तो चंद्रमा 8 नंबर में, यहाँ भी 8 नंबर में, यहाँ मंगल 7 नंबर में, यहाँ 3 नंबर में। यश मान पद प्रतिष्ठा मंगल, यश मान पद प्रतिष्ठा धन धान्य सुख सौख्य दाम्पत्य धन विवाह सारा मंगल और चंद्रमा उठा लिए। उसके बाद गुरु यहाँ मेष राशि में, यहाँ बैठ गए जन्म कुंडली में, कहाँ? कर्क राशि में उच्च के हो गए। इसका अर्थ होगा कि ये भी अपनी दशा काल में लगभग अच्छा परिणाम देंगे क्योंकि ग्रह अपने उच्च के नवांश में जा रहा है। दशमांसा चक्र में भी उच्च के हो गए। यहाँ वो मित्र की राशि में बैठे थे तो अच्छा परिणाम देगा और 100% ये गुरु आपको अब दे देंगे। उसके बाद तो मंगल के बारे में मैंने चर्चा कर दी, मंगल के बारे में बात करते हैं। यहाँ 7 नंबर में, यहाँ 3 नंबर में, पर ठीक है क्योंकि यहाँ 7 नंबर में, यहाँ 3 नंबर में, तो त्रिकोण में ग्रह की यात्रा हो रही है। और यहाँ पे शनि उच्च के बैठे हैं, यहाँ नीच के थे तो इनका नीच भंग हो गया। तो इस वजह से अब जो शनि के कारण यहाँ निगेटिविटी आपको देखने को मिल रही थी, अब ये उच्च के हो जाने के कारण अच्छी बात में बदल गई। सूर्य यहाँ बैठे थे जन्म कुंडली में सिंह राशि के, यहाँ वो मेष के हो गए। तो नवांश कुंडली में सारे ही ग्रह मजबूत हो रहे हैं। इस वजह से ये कुंडली 100% सफल हो जाएगी और जरा भी संदेह नहीं रहेगा कि नहीं रखना चाहिए कि कुंडली बाद में चल करके कैसी होगी। जीवन सुरक्षित है, भविष्य सुरक्षित है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ भी सूर्य सुरक्षित है और सूर्य यहाँ भी सुरक्षित है। मजे की बात यह है कि सूर्य यहाँ भी सुरक्षित है। सूर्य क्यों सुरक्षित है? तो जीवन सुरक्षित है क्योंकि चंद्रमा से वर्तमान और सूर्य से भविष्य का चिंतन किया जाता है। कुंडली बहुत अच्छी बन गई। दिन के हिसाब से शुक्रवार और शनिवार का दिन बहुत अच्छा होगा। नक्षत्र के हिसाब से अनुराधा में दान करें। अंक के आधार पर 5 और 8 अंक अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब दिशा में। मित्रता कुंभ और मिथुन वालों से कर सकते हैं। शत्रुता ना करें मेष, सिंह और धनु वालों से। इस कुंडली में विवाह अगर करना हो तो सिंह राशि सिंह लग्न और वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न, और इतना ही नहीं, बस ये 2 राशियाँ ठीक है। विवाह की दिशा पश्चिम हो, ज़्यादा उत्तम रहेगा। हाँ, कुछ अन्य वर्ग चार्ट के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो राहु केतु बुध और चंद्रमा की दशा में कफ की बीमारी बढ़ सकती है, जबकि सूर्य और शुक्र की दशा में भी पाचन तंत्र गड़बड़ होगा। भवन भूमि वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप ले सकते हैं सूर्य शुक्र और बुध की दशा में। भवन भूमि वाहन से संबंधित स्थान परिवर्तन का योग आपकी कुंडली में अगर कभी होगा तो शुक्र के साथ केतु की दशा में आप स्थान परिवर्तन का कोई योग बना सकते हैं। संतान का सुख इस कुंडली में 100% है क्योंकि संतान भाव या संतान चक्र D7 चार्ट अच्छा बना हुआ है। पूजा पाठ उपासना आदि में मन आपका लगेगा, पर आप इकट्ठा करना चाहते हैं और वो आपको आगे लेके जाएगा। इसके साथ माता और पिता के बारे में अगर मैं बात कर दूं तो दोनों के पास अच्छी आयु मुझे दिख रही है। उनकी अपनी आयु जैसी भी हो, पर आपकी कुंडली में उनका सुख अच्छा दिख रहा है। हाँ, माता को जरूर ही थोड़ी बहुत रुग्णता देखने को मिल रही है। आप भाग्यशाली हैं और भाग्य आपको धन और धन धान्य के मामले में, सुख सौख्य के मामले में आपकी सहायता करेगा।
शिक्षकीय योग, कन्विंसिंग कैपेसिटी, अच्छा दृष्टिकोण और न्यायप्रियता इस कुंडली को समाज से अलग कर रहे हैं। क्लियर है? चंद्रमा सूर्य को बल देने के लिए नियमित दिनचर्या, सूर्य को अर्घ, चंद्रमा को बलवान बनाने के लिए नियमित दिनचर्या का पालन बहुत कड़ाई से। मंगल को और भी ज़्यादा ठीक करना चाहते हैं तो बजरंगबली के 12 उच्चारण 12 नामों का नित्य 12 बार करें और गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ करें। बुद्ध देव को अगर ठीक करना होगा तो उसके लिए आपको गणेश जी की पूजा काफ़ी है। संकटनाशक गणेश स्तोत्र कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति को ठीक करने के लिए ब्राह्मण और गायों की सेवा। इसके अतिरिक्त मैंने जितनी बातें कही हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में ब्रह्मचर्य का पालन करने को कह रहे हैं। शनिदेव आपको आलस्य नहीं करने को कह रहे हैं, जबकि राहु और केतु 100% में से 50% आपके साथ खड़े हैं और 50% लगभग आपके विपक्ष में हैं। मतलब महाभारत का युद्ध जहां आपके अपने भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी आपका अपना हो जाता है। अंतिम समय में आकर के वो पाला बदल लेता है। हुआ था कुछ इसी तरीके से। आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।